बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का हमेशा से शफाफियत का नारा रहा है, लेकिन उनके अमली इकदामात इससे बरक्स रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल है फॉरेन फंडिंग केस, जो कि पिछले 8 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। और जब भी इस केस का फैसला आने वाला होता है, कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी की जाती है या कोई ना कोई ऐसे ताखीरी हरबे अपनाए जाते हैं कि मुसलसल ये जो केस है वो ताखीर का शिकार होता चला जाता है। तो इसके हवाले से सबसे पहले हमने बात करनी है। 8 साल से ये केस ज़ेरे इल्तवा है। सवाल यह है कि इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैंपेन का मकसद इस फैसले को मुतनाज़ा बनाना है या नहीं। आज के हमारे पैनलिस्ट हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। शरीला अमार साहिबा को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वो भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आजम चौधरी साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं और उनसे ये सवाल पूछूं, हमारे पास एक शॉट है, जरा वो मुलाहिजा फरमाते हैं। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। फॉरेन फंडिंग केस 50 मरतबा इन्होंने जो है वो मुलतवी करवाया केस, एक बहाने या दूसरे बहाने पे, और 9 रिट पिटीशंस की है। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। इनके 4 जो मुलाजमीन हैं वो ऑन रिकॉर्ड है कि उनके अकाउंट्स में $750 मिलियन ये पैसे आए हैं। ठीक है नाज़रीन, ये शॉट आपने सुना है। इस मामले के कितने पहलू हो सकते हैं, आइए हम अपने एक्सपर्ट से उनकी राय जानते हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब, इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो कैंपेन है, क्या इस फैसले को मुतनाज़ा बनाना मकसद है या नहीं? आप क्या कहते हैं? जी, जवाब तो हाँ में है कि वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका आगाज़ सिर्फ इस मुमकिना जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, सिर्फ इससे मुताल्लिक नहीं है, इससे पहले ही शुरू हो गया था। आप याद करें, जो डस्का के जो इलेक्शंस हुए थे, पहली बार उन इलेक्शंस के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और उसकी तहकीकात की और उसके नतीजे में पूरे हल्के में उन्होंने दोबारा इंतखाबात कराए, उस वक्त से इमरान खान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाए हुए हैं। और अब क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, इस पर पूरे कौमी एक इत्तेफाक राय भी है, असम्बलियों में भी इस पर बात हो रही है। आज सिंध असम्बली ने भी गालबन इस पर करारदाद मंजूर की है और इस पर एक इत्तेफाक राय हो रहा है कि इस लाडले को आखिरकार क्यों इतनी छूट दी जा रही है कि 8 साल से एक मुकदमा लटक रहा है। 50 बार जो है ये केस मुलतवी हुआ है, 9 बार रिट पिटीशन इन्होंने दाखिल किए हैं, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में। तो लाजमी तौर पर इसका मकसद उस इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ा बनाना है। अगर आज ये इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला दे दे तो ये सारे जो इनके एतराज़ात हैं ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इनकी अपनी जमात के नामजद किए हुए हैं। इनके जो वफाकी वज़रा थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में और उनकी प्रोफेशनलिज्म और उनकी
जो अहलियत है उसकी कस्में खाते थे, जिनमें शेख रशीद भी शामिल है। तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि ये सारा जो शोर इन्होंने मचाया है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उसका बुनियादी मकसद उनको रोकना है, दबाव डालना है कि उनके खिलाफ फैसला न दें, क्योंकि अब जो तफसीलात आ चुकी है उसमें उनका कन्विक्ट होना लाजमी है। ठीक है शरीला साहिबा, आपकी जानिब चलेंगे। कोई भी इदारा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करे तो वो अच्छा है, लेकिन जब उसके खिलाफ फैसला करे तो वो बुरा हो जाता है। आप इस सवाल का जवाब कैसे देंगी कि क्या ये कैंपेन वाकई में इस फैसले को मुतनाज़ा करने के लिए है या नहीं? मदीहा, आपके सवाल में ही जवाब है कि जब कोई भी इदारा जब इमरान के खिलाफ होता है तो इमरान उसके खिलाफ हो जाता है, जब उनको पहले से मालूम होना शुरू हो जाता है कि इस इदारे से मेरे खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। देखिए, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनकी ईमानदारी की जो मिसालें थी या उनकी तारीफें इमरान खान किया करते थे और हमें बताते थे कि कितना अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने अपॉइंट किया है। मामला शुरू हुए डस्का के इलेक्शन से, जब उन्होंने इनकी धांधली जो थी उसको बेनकाब किया और लोगों को बताया था कि किस तरह इन्होंने धांधली करके वो इलेक्शन जीतने की कोशिश की। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों ही उमर चीमा की एक स्टोरी आई जिसमें उन्होंने बताया कि फरवरी में इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त की कि मुझसे खुफिया मुलाकात करें, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं एक पोस्ट के ऊपर मौजूद हूं, आपने अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो आप खुलेआम करें, मैं चोरी छुपी आपके साथ कहां से मिलूं। उससे इमरान खान उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको पता तो है कि ये जो मेरी फॉरेन फंडिंग है, बल्कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग है, इसमें बहुत ज्यादा बेजाब्तियां हैं, इसमें आपको सजा भी हो सकती है, आपका फंड जब्त हो सकता है, आपकी पार्टी को कालेधन करार दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना बेजाब्तियां जो हैं। अब इमरान खान को आप देख लें कि वो अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप अदालतों में क्यों जा रहे हैं? जब भी कोई इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग में फैसला होने वाला होता है, ये फौरन अदालत जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, कभी अदालत जाके कहते हैं कि इनको रुकवा दें, जब अदालत कहते हैं 1 महीने के अंदर फैसला करें, ये फिर अदालत भागे भागे जाते हैं। आप अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्यों अदालतों की तरफ जा रहे हैं? दूसरा, आज ही देखें कि कल ही फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर स्टोरी आई है, जो अबराज ग्रुप वाले हैं, इस वक्त वो बरतानिया में गिरफ्तार है, आरिफ नकवी साहब। उन्होंने जो $2 मिलियन इनके अकाउंट में भेजे हैं, जो उन्होंने चैरिटी इकट्ठी की शौकत खानम के लिए और भेज दिया उन्होंने पार्टी के लिए। उसके अलावा जो दुबई के जो शेख हैं, उन्होंने जो पैसा भेजा इनके अकाउंट के अंदर, आखिर ये सामने आना चाहिए कि क्यों ये पैसे पीटीआई को भेजे जा रहे थे। और ऊपर से आप इनकी ये बातें चेक करें कि इन्होंने जो हर चीज में इस्लामिक टच लगाना शुरू कर दिया ना, वो हमें आज फवाद चौधरी की ट्वीट में भी नजर आया, जब उन्होंने आरिफ नकवी का दिफा करना शुरू किया कि जी वो चूक के एक इजराइल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी पाकिस्तानी जो है वो अमीर हो जाए, वो अरबपति हो जाए, तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती है। भाई, जब आप इजराइल से फंडिंग लेते हैं तब इजराइल ठीक है, जब आप इंडिया से फंडिंग लेते हैं तब सब कुछ ठीक है, जब आप एक इजरायली की जाके लंदन में कैंपेन चलाते हैं तब इजराइल ठीक है। ये इस्लामिक टच जो ना, अब इसको खत्म करें, जो आपकी गलतियां उनको माने। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो अब प्लीज दबाव से निकले, ना तो वो कोई वजह बता रहे हैं इस फैसले को रोकने की, ना ही वो और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर नामालूम लोगों का दबाव भी, किसका दबाव आप आके सामने हमें बताएं। और अब फैसला हो जाना चाहिए। 8 साल से ये जो केस है ज़र इल्तवा है, अब कब तक इसका इंतजार किया जाएगा और इसको सामने आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। देखें, एक अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी बॉर्न सिटीजन थे, उनकी बीवी अमेरिका इंडियन है और उनकी कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है, उस कंपनी ने भी इनकी पार्टी के लिए फंडिंग की हुई है। आपने अकाउंट्स छुपाए थे स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन से, जो स्टेट बैंक ने आपके अकाउंट जाहिर किए, फिर आपने कहा इन अकाउंट से हमारा ताल्लुक नहीं, फिर आपने कहा नहीं पार्टी के लोगों ने खोले हैं, चेयरमैन को पता नहीं था, फिर पता चला नहीं जी चेयरमैन के दस्तखत से खुल चुके। तो इतने यू टर्न है इसके अंदर। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जिस तरह पार्टियों ने स्टैंड लिया है, जिस तरह पार्टियां अब सामने आ रही हैं, बात कर रही हैं, और इलेक्शन कमीशन को अब अपनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और इस फैसले को अब सामने लेके आना चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने जैसे कल कहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई एक चीज महफूज है तो फॉरेन फंडिंग का फैसला है, तो मेरे ख्याल में अब ये जो फैसला है इसको खत्म करें, जितना इसको खनूत में रख दिया इसको लोगों के सामने अब लेके आ जाना चाहिए। ठीक है शरीला, दरखास्त गुजार हैं अकबर एस बाबा है कि इमरान खान ने अपने हल्फ में दावा किया था कि $1.2 मिलियन पाकिस्तानियों से लेकर जमा किए हुए हैं। तो इसका मजीद पहलू क्या निकलता है अपने दीगर एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब चलते हैं हम ताहिर नईम मलिक साहब की जानिब। ताहिर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, इस बात के पेश नज़र कि क्या इमरान खान साहब की जो कैंपेन है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस फैसले को मुतनाज़ा बनाना उनका मकसद है या नहीं, इसका जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल इसका मकसद यही है, और मैं समझता हूँ कि बयानात से या दबाव में ला कर इदारों से मनपसंद फैसले लेना ये एक रविश रही है। लेकिन इदारों को भी चाहिए कि वो बयानात और इस हद से निकल के इतना अरसा गुजर चुका है, बड़ी तफसील से हमारे बाकी पैनलिस्ट बता चुके हैं, तो इसके ऊपर जो शैनिला कह रही थी इखलाकी से ज़्यादा उनका कानूनी फरीज़ा भी है। अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, और कोई भी हुकूमत, आज की हुकूमत हो या माजी की हो, उसके वो पाबंद नहीं है इदारा। और जब केयर टेकर सेटअप आता है तो उस हुकूमत का जो कंट्रोल है इस इदारे का, उसके ज़ेर इंतज़ाम सारी इंतज़ामी मशीनरी आ जाती है। हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इंतहाई आज़ाद और बाइख्तियार है। उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल पे नायल किया। अब इमरान खान साहब का जब प्रोफाइल देखें तो वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगरिब की मिसालें देते हैं। हॉलैंड के वज़ीर आज़म का साइकिल पे आना, स्वीडन के वज़ीर आज़म के माली मामलात का शफाफ होना। तो मगरिब के जो असूल हैं वो मगरिब के असूल सिलेक्टिव नहीं है वहाँ पे, और पाकिस्तान में होना ऐसे चाहिए कि जो पार्टी फंडिंग है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में क्यों रखी गई। अगर कुछ ऐसे कार्टल्स हैं, कुछ ऐसी मोनोपलीज़ हैं, कुछ ग्रोह हैं, कुछ ऐसी लॉबीज़ हैं कि जो आपको भारी फंड दे दें, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम सारा डोनेशन पे चलता है, लेकिन वहाँ पे भी लॉज हैं। वहाँ पे अगर कोई ऐसी कंपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, जो कार्टेलाइजेशन में मुलविस है, जिसके पास टैक्स चोरी का पैसा है, जिसके पास ड्रग मनी है, वो $1 भी किसी को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसका ये कि सियासी पार्टियाँ जिस तरह PTI है, दीगर है, ये फंडिंग अपनी वेबसाइट पे देखें कि हमें ये फंडिंग फलां ने दी है, और ट्रांसपेरेंसी। और दूसरा, इनको रिक्वायरमेंट भी है कि पार्टी का ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट जो हैं ये कराते हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो भी इन्हें इस पे देनी चाहिए। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो हर सियासी पार्टी के साथ हैं, PTI की भी अच्छी खासी उसमें एक प्रेजेंस है। उनका जो पैसा है उस पैसे का भी हिसाब ये है कि उनकी मेहनत की ये कमाई है, और वो पाकिस्तान में अपनी ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं। उस सबसे बड़ी करप्शन ये है कि हम उसमें वो यहाँ पे जो डीजेस को दें, यहाँ धरने में वो पैसा उड़ा दें, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर पे सफ़र करें। क्यों नहीं जो पाकिस्तान, अगर आप PTI ने के वो फंडिंग ली है तो उनके जो वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ने की इस्तेताद नहीं रख सकते थे, उनको आप एक एक हल्के में से पैसे देते। वो पैसे आपने मजीद हेलीकॉप्टर ख़रीदने में, सोशल मीडिया कैंपेन्स में करोड़ों रुपए की मंथली आपने दिए। और तीसरा, इसका नेशनल सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ है। अगर एक बंदा गैर मुल्की शहरियत का या कंपनी या हमारी किसी सियासी पार्टी को एक भारी डोनेशन देता है और इक़्तिदार में आने के बाद वो मर्जी के अपने प्रोजेक्ट या पॉलिसी मेकिंग में उसका रोल हो जाता है, वो टैक्स में एक रिलीफ ले लेता है, वो पॉलिसी मर्जी की लेता है, तो फिर ये कौमी सलामती के इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस सारे मामलात को शफाफ होना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ मदरसों की बाहर फंडिंग गैर कानूनी है, इसी तरह सियासी पार्टियों की जो फंडिंग है जो इस तरह मशकूक है, उसका भी जायजा लेना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब जो है वो मौसूल हो चुका है, आपने हाँ में जवाब दिया है। इकरार साहब, आप क्या कहते हैं? आज वजीर दाखिला राना सलाह साहब ने भी कहा है कि ना सिर्फ फैसला जल्द आना चाहिए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए जो कि इसमें शामिल थे और गैर मुल्की अफराद से वो लोग फंडिंग लेते थे। सवाल इस तरह से है कि इमरान खान साहब की जो कैंपेन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, क्या वाकई इस फैसले को मुतनाज़ा बनाना मकसद है या नहीं? बिल्कुल है, इसमें तो दूसरा सवाल है ही नहीं। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था उसने इलेक्शन कमीशन को एज ए कंप्लीट बॉडी के तौर पे काम करने का मौका ही नहीं दिया। 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, KPK में उस वक्त और पंजाब में। दोनों के जो मेंबर हैं, जो इलेक्शन कमीशन के प्रोविंस से मेंबर होते हैं, पूरे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फुल उसमें है, यानी कि उसके नंबर पूरे हैं।
फुल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, 2 उन्होंने इसलिए नंबर ही नहीं, मेंबर ही नहीं दिए क्योंकि वो परमिशन गवर्नमेंट ने देनी होती है, इसलिए दिए कि जब भी फॉर फंडिंग केस का फैसला आएगा तो हम कहेंगे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कंप्लीट एंटिटी बॉडी है ही नहीं, उसमें तो 2 प्रोविंसेस के अभी तक मेंबर ही नहीं है, इसलिए लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली हम उसे कंप्लीट बॉडी नहीं कह सकते। तो उसने आज नहीं, उसने बड़ी देर से सोचा हुआ है इसका। मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने आपके प्रोग्राम की वसासत से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो फैसला रिजर्व किया जाता है, मैं जब लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट कवर करता था तो मैंने ये सवाल किया, उस जमाने में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते थे, ये क्यों होता है? ठीक है, उन्होंने मुझे ये बताया कि इकरार फैसला रिजर्व अब इसलिए करते हैं कि उसके जो इम्पैक्ट है वो उसको हम जो है वो मैनेज कर सके। मैं इम्पैक्ट से क्या मुराद है? उन्होंने कहा वो केसेस जिसमें जो मर्डर केसेस हो, जिसमें हमने 1 से ज्यादा लोगों को सजाए मौत देनी हो, या ऐसा केस हो जिसमें अपना सोल ब्रेड अर्नर या बेटा या सोल ब्रेड अर्नर बाप है वो सजाए मौत के लिए जा रहा हो, या वो केसेस जिसमें फ्यूड शामिल हो 2 कबीलों का, 2 बड़ी ग्रुप्स का, प्रॉपर्टी का या किसी और का, तो हमें डर हो कि इसमें जब हम अनाउंस करेंगे तो बलवा होगा, तो हम रिजर्व करते हैं और फिर उससे अंदाजा हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अंदाजा हो जाता है अगर बलवे का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि वहां पे कुछ होना है, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने टो पे आ जाती है। और जिसने यानी कि जिसके खिलाफ केस होता है, जो मर्डर केस होता है, उसको अंदाजा हो जाता है कि ये केस का फैसला मेरे खिलाफ आ गया। सही, यानी आपका जवाब जी मेरी बात नहीं, जवाब की बात नहीं है, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा। जवाब की बात ही नहीं है, बात ये है कि फैसला रिजर्व करने का पूछना चाह रही हूँ कि आपका जवाब ये है कि कोई खतरनाक किस्म का फैसला है जिसकी वजह से इसे रिजर्व किया गया है। फैसला रिजर्व जो होता था वो अपना जो जूरिस्प्रूडेंस है इसकी ब्रिटिश की, उसमें होता था जो केसेस होते थे पीपीसी के, जो केसेस होते थे अपना यानी कि जिसमें जो अपना सीआरपीसी शामिल होता था। अब एक रिवाज आ गया है कि जो केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी होते हैं उन पे भी फैसला रिजर्व कर दिया जाता है। पहली तो बात यह है कि हमें एज ए कॉम और पॉलिटिशियन को एज ए पॉलिटिशियन और पार्लियामेंटेरियन को एज ए पार्लियामेंटेरियन ये चीज साबित, ये एक वंस फॉर ऑल फैसला कर देना चाहिए कि क्यों फैसला रिजर्व किया जाता है। ठीक है इकरार साहब, आगे चलते हैं। आजम चौधरी साहब, आप इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फॉरेन फंडिंग का केस किसी भी सियासी जमात ने नहीं किया था, ना मुस्लिम लीग नून ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना किसी और जमात ने पीटीआई के खिलाफ किया था। पीटीआई के अपने ही एक बानी रुकन अकबर एस बाबर, जो आज भी अपने आप को पीटीआई का ही एक बानी रुकन वो करार देते हैं, उन्होंने ये केस दायर किया था और उसके ऊपर 8 साल लगे, आज तक उसका फैसला नहीं हो सका। इसको हम फॉरेन फंडिंग कहें, इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहें, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसको रिजर्व करने का, इतनी देर रोकने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई तुक बनता है। क्योंकि आप देखें कि अगर आपके पास सारे सबूत आ चुके हैं और इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, पूरी दुनिया में FATF का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप मनी ट्रांसफ़र के लिए आपको बहुत सारे उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। अगर इस किस्म की फंडिंग होती रही है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो किसी अवामी फलाह मफाद के लिए हो, लेकिन उसकी शफाफियत को यकीनी बनाना वो तो ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला फौरी तौर पर अनाउंस कर देना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास और भी जो पेंडिंग केसेस हैं, जिस तरह देखें इंतखाबी उजरदारी के केसेस आते हैं, उनको भी लटका दिया जाता है। एक बंदे के खिलाफ केस आता है, पूरा टेन्योर 5 साल का गुजर जाता है, उसके बाद फैसला आता है। उसी तरह यही फॉरेन फंडिंग का केस है, देखें 8 साल गुजर गए, 8 साल से अकबर एस बाबर ये केस लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं किया जा रहा। लिहाजा इसको मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इसका फैसला आ जाना चाहिए। ठीक है, ये ममनुआ फंडिंग केस है और हमारे तमाम तर पैनलिस्ट ने इसका जवाब हाँ में दिया है। हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की जानिब जाएंगे। मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी मईशत के लिए बड़ा खतरा हो सकती है, महंगाई, अंदरूनी और बैरूनी जो माशी अदम तवाज़ुन है वो पैदा हो सकता है। इसके अलावा सियासी बेयकीनी, गवर्नेंस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन तमाम बातों के पेश नज़र जो PDM है उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी हुकूमत
जो आईनी मुद्दत है उसको पूरा करेंगे। तो इसी हवाले से हमारा आज का सवाल होगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम मुर्तजा साहब सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। मुर्तजा साहब, आप हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे? जी, जवाब तो आपका हाँ में है, लेकिन आप ये ज़रूर देख लें कि पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान की उम्र होती है, हुकूमत की उम्र नहीं होती। हुकूमत सिर्फ उस वक्त तक चलती है जब तक पार्लिमान की अक्सरियत की उनको हिमायत हासिल हो। जब इमरान खान पार्लिमान की अक्सरियत की हिमायत खो बैठे तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो मौजूदा जो हुकूमत है उस वक्त तक उनको आईनी तौर पर अख्तियार है कि अगस्त 2023 तक काम करें, लेकिन उससे पहले अगर इस हुकूमत को घर भेजना है तो उसका अख्तियार भी पार्लिमान के पास है, जहां से इमरान खान भागे हुए हैं। तो अगर इमरान खान वाकई संजीदा हैं कि जी वो ये हुकूमत कोई गलत आ गई है तो उनको पार्लिमान में होना चाहिए था, लेकिन उससे वो गायब हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम तर जो मुश्किलात हैं और जो मुआशी बदहाली है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके सामने हुकूमत को घुटने नहीं टेकने चाहिए। और ये फार्मूला कि चारों सूबाई हुकूमतें तो कायम रहें, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी कायम रहें, लेकिन जो कौमी असम्बली है उसको तहलील किया जाए, उसके नतीजे में कोई आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो नहीं सकते जब तक के तमाम असम्बलियाँ तहलील हों, या अपने वक्त पर हों या वक्त से पहले हों। सही है। शर्मिला साहिबा, आप क्या कहेंगी कि इस इत्तेहादी हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। देखें, इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसके 60% जो सपोर्ट है वो इस इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। जब मियां मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत थी, उनके खिलाफ कामे पे उनको नाहल किया गया तो उन्होंने नया वजीर आज़म मुंतखब किया क्योंकि उनको अवाम की सपोर्ट हासिल थी, उन्होंने अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की थी। इसी तरह ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर भी हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब नाहल किया गया था तौहीन अदालत पे, तो राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आज़म बना के मुद्दत पूरी की गई थी। देखिए, अगर इमरान खान साहब चाहते थे कि ये पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाए और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएं, तो उनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही थी तो अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ही वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते, अपनी पंजाब असेंबली को करते, अपनी केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करते, तो फिर बाकी दो असेंबलियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता, तो फिर इलेक्शन की तरफ चले जाते। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब में तो हुकूमत में बैठे हुए, केपीके में आप हुकूमत में बैठे हुए, पंजाब के जिमनी इलेक्शन आपने लड़े हैं, वहां पे आपने अक्सरियत ली है, आप वहां पे आपने परवेज इलाही की हुकूमत बना दी और आज आप अपना स्पीकर का वहां पे इलेक्शन भी हो रहा है, तो और केपीके भी में आपकी हुकूमत उसी तरह चल रही है। तो उन दो में आप हुकूमत चलाएं और आप कौमी असेंबली को कहें कि आप जो है तहलील कर दें और वहां पे इलेक्शन करवा दें, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो ये हुकूमत आई है, इन्होंने आके मुश्किल फैसले किए हैं। इस वक्त हमारी इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। जो पिछली हुकूमत के फैसले थे, इन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उस हुकूमत ने उसको उठाना शुरू किया, उन बारूदी सुरंगों को, और आवाम को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करें। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो मुश्किल फैसले लें और अपनी सियासी साख को दाव के ऊपर लगाएं और वो इलेक्शन में चले जाएं क्योंकि ये इमरान खान की डिमांड है। तो इस तरह नहीं हो सकता। इस हुकूमत को अब आए हैं तो अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए क्योंकि ये पार्लियामेंट की उनको सपोर्ट हासिल है। जब पार्लियामेंट चाहेगी वो फैसला करेगी और वो इलेक्शन के अंदर जाएगी। दूसरा ये कि अभी इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अनाउंस कर देना 4 अगस्त को, उसके बाद तो वैसे भी उनको 4 महीने चाहिए और 4 महीने के लिए कोई भी निगरान हुकूमत आ जाएगी तो उसके साथ आप ये बताएंगे कि IMF मुज़ाकरात करेगा, कोई हमारा दोस्त मुमालिक मुज़ाकरात करेगा? नहीं। तो जो अभी हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत कहाँ पे पहुंच चुकी है, महंगाई कहाँ पे चली गई है, तो ये तो मजीद खराबियां इसमें पैदा हो जाएंगी। दूसरी बात है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं, अगर उनको वाकई इंतखाबात का शौक है, तो क्यों नहीं वो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करते, क्यों नहीं वो केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करते? अब तो बॉल उनकी कोर्ट में है। सबसे अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो वो इन दोनों असेंबली को तहलील करें, तो हो सकता है कि कौमी असेंबली के ऊपर दबाव पड़े। लेकिन ये नहीं होगा कि चारों असेंबलियां जो है सूबाई वो इंटैक्ट रहें और कौमी असेंबली तहलील कर दी जाए और वहां पे इलेक्शन करवा दिया जाए, तो फिर तो जाहिर है धांधली का बहुत ज्यादा खदशा रहेगा और उन इलेक्शन को फिर नहीं माना जाएगा और फिर एक नया सियासी बहरान इस मुल्क के अंदर शुरू हो जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत जरूर पूरी करनी चाहिए। ठीक है शर्मिला साहिबा, बिल्कुल ठीक, आपका जवाब मौसूल हो चुका है। ताहिर साहब, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है और इत्तेहादी हुकूमत जब से आई है उन्होंने मुश्किल फैसलों के ऊपर खड़े रहे हैं और मुश्किल फैसले भी किए हैं। तो इस सवाल के ऊपर कि इत्तेहादी हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं, आपका जवाब क्या होगा?
मेरा जवाब ये है कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सियासतदानों को सियासत भी बचानी चाहिए और रियासत भी बचानी चाहिए। और जब वक्त आए कि आपकी सियासत ना बचे तो फिर भी आप रियासत को बचाएं। ये तो है कौमी मफाद। अब आप देखें कि जो ये शनीला इशारा कर रही थी, आज अगर ये हुकूमत ख़त्म भी हो जाए तो इस इकनॉमिक कंडीशन में केयर टेकर सेटअप को कौन से आलमी मालियाती इदारे वो गारंटीज़ देंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान देंगे जो किसी हुकूमत को होता है। इसलिए इस हुकूमत का तसलसल जारी रहना चाहिए। दूसरा, हमारे सियासी निज़ाम में 90 की दिहाई में देख ले, ये एक तासर रासिक हो चुका था। जब कोई नई हुकूमत वजूद में भी आती थी तो पता होता था कि ये मुद्दत पूरी नहीं करेगी, 3 साल से आगे ही नहीं जाएंगे। अच्छी बात यह है कि 2008 के बाद यह पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, इसको भी आज खतरा है। दूसरा ये है कि एक हुकूमत अपना टेन्योर पूरी करेगी। हर तरफ से कोशिश हुई कि वज़ीर आज़म नायल करें, सियासी बसात उठा दी जाए, सदारती निज़ाम की बहस पूरी कर दी जाए, लेकिन निज़ाम का तसलसल हमारे सियासी निज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अब ये दोनों चीज़ें ख़तरे में हैं। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार भी हमने देखा पंजाब में, और दूसरा इस मिथ को भी ब्रेक करना चाहते हैं कि ये पार्लिमान अपना वक्त पूरा नहीं करती। सोलंकी साहब ने दुरुस्त कहा कि हुकूमत नहीं, पार्लिमान मुंतखब वक्त पूरा करती। तो मेरी ये अपील है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि इमरान खान साहब अपोजिशन में आ जाएं। अभी उनके अक्सरियत अरकान है, एक मौसर अपोजिशन का काम करें। आईनी अहम तकर्री हैं जिनके अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इकॉनमी पे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ में हुकूमत का ये बरकरार रहना तसलसल के साथ अगले इंतखाबात तक ये बड़ा ज़रूरी है। ज़रूर है। इकरार साहब। देखिए जी, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की बुली करने के ऊपर हुकूमतें नहीं छोड़ी जा सकती हैं। फिर इसका मतलब है कि हम एक नई रिवाज कायम कर लेंगे कि एक कोई भी आदमी 4000 10,000 अफराद जो है वो ले आए सड़कों के ऊपर और बुली करे, और जब भी वो दिल चाहे हुकूमत से अपना कह के आप घर चले जाए। ये इस तरह रियासतें नहीं चलती हैं। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान को खुद अच्छी तरह पता है कि उसने पूरा जोर लगा लिया था 2014 के धरने में, हुकूमत नहीं गई थी। वो तो उस जमाने के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक अपना कोर्ट कचहरी हुई और उसके बाद वो उनको जाना पड़ा, लेकिन तब भी पॉलिटिशियंस खड़े हुए थे। और एक आखिरी बात मैं टेक्निकली आपको बताऊं, आपने सेंसस कराना है, सेंसस के बगैर नए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। सिंध से कोई आदमी कोर्ट में चला जाएगा, उन्होंने पहले भी इसकी ऑब्जर्वेशन अपनी दी हुई है। आपको हर सूरत में सेंसस करवाने हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद आपने डिलिमिटेशंस करनी है, उसके बाद इलेक्शन में आप जा सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम अपनी जगह पे एज ए रिपोर्टर ये कह सकता हूं कि ये अब पाकिस्तान में जो रिवाज खुदा के वास्ते शुरू नहीं होना चाहिए कि जब भी आप चाहें, ठीक है वो बहुत बड़ा लाडला है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वो कौन कहता है, वो कहता है चांद चाहिए, अगले लाकर उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन अब ये चीज खत्म होनी चाहिए। इस मुल्क में एक लाडला नहीं होना चाहिए। अगर लाडला रखना है तो फिर सबको लाडला रखें। सारे इसी मुल्क के बच्चे हैं, सारे इसी मुल्क के सियासतदान हैं। ठीक है, आजम चौधरी साहब। देखें, इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल, इसको मद्देनज़र रखें। देखें, सियासत और मुआशत ये दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, इनको अलग-अलग होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुआशत सियासत के साथ और सियासत मुआशत के साथ जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से लाजम मलजूम है। जबकि बाकी मुल्कों में ये होता है कि वहाँ पर सियासी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन मुल्कों की जो रियासत मुआशत होती है वो अपनी जगह पर मजबूत मुआशत चलती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्योंकि बदतरीन इस वक्त मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं चीज़ें। आइन की रूह से अगर हम देखते हैं या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देखते हैं तो यही है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि सोलंकी साहब ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की मुद्दत होती है, हुकूमतों की मुद्दत नहीं हुआ करती। लेकिन इन हालात के अंदर हम चंद माह पीछे जाएं तो हमारी PDM का मुतालबा था कि इन असम्बलियों को, ये जाली असम्बलियाँ हैं, इनको वो नहीं मानते, असम्बलियाँ ख़त्म होनी चाहिए। जब ये अदम एतमाद आती है उसके बाद इमरान खान का ये मुतालबा आ जाता है जी इलेक्शन करवाए जाए। अब देखें, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सबसे पहले हमें मालियाती अदारों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान को थोड़ा सा मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आते, मुस्तहकम नहीं होता, आप कोई सियासी फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। दुरुस्त कहा मेरे साथियों ने, कभी भी इंटरम सेटअप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें वो ना वो मुआशी फ़ैसले कर सकते हैं ना सियासी फ़ैसले।
लिहाजा ये अगर, लेकिन एक चीज़ ये भी मद्देनज़र रखें कि ये जितना बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट अपना टेन्योर ये असम्बली पूरा करेगी, ये सियासी बहरान भी बढ़ता जाएगा। लिहाजा इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सारे लोग मिलकर पाकिस्तान के मुआशी बहरान से निकालें। उसके बाद आप सब अपनी कंसेंट के साथ एमिकेबली आप लोग इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो सारे मिल के चले जाएं। आप टेन्योर पूरा करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, डॉलर की आप रेट देखें कहाँ पे है, स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, पेट्रोल का हाल देखें, गरीब आदमी की मुश्किलात को मद्देनज़र रखें। लिहाजा इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेके आएँ। उसके बाद इलेक्शन करवाने या ना करवाने, असम्बलियों की मुद्दत पूरी करवानी या ना करवाने का फैसला सब मिल बैठकर। ठीक है, चौधरी साहब ने जवाब दिया हाँ में। हमारे इसके अलावा तमाम पैनलिस्ट ने इस सवाल का जवाब कि इत्तेहादी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं, हाँ में जवाब दिया है। बढ़ते हैं नाज़रीन, तमाम पैनलिस्ट से मेरा ये सवाल होगा कि मलिक रियाज के 50 अरब की गैर कानूनी अदायगी पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? संगी साहब, आप इसका जवाब हाँ में देंगे या ना में देंगे? जी, मेरा जवाब हाँ में है और इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। बात यह है कि जो तफसीलात आई हैं, अब तो बरतानवी हुकूमत ने भी वो जो खुफिया मुआहदा था वो किन हालात में हुआ उसकी तफसीलात दे दी हैं। और हमारे पास भी जो उस वक्त का जो खुफिया मुआहदा है वो हमारे पास है, मेरे ख्याल में अब सब लोगों के पास है। उसकी जो तफसीलात हैं वो तो काफ़ी होशरुबा है। बात यह है कि ये जो साहब जिन्होंने जाकर पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत की तरफ से दस्तखत किए, शहजाद अकबर, उनका ओहदा जो है वो मुआविन खुसूसी का था जी। मुआविन खुसूसी पाकिस्तान के कानून के तहत किसी दूसरे मुल्क के साथ इस तरह का खुफिया मुआहदा करने का कानूनी अख्तियार नहीं रखते। और ये एक अजीब बात है कि इसके नतीजे में जो मिनट्स है हमारे पास उस काबीना की मीटिंग के, उसमें खुद काबीना के अरकान को भी ये नहीं दिखाया गया, जो मुतल्लिका जो अफराद थे यहाँ तक के कैबिनेट सेक्रेटरी उनको भी नहीं दिखाया गया। तो ये जो इस तरह का खुफिया जो मुआहदा है, जिसके नतीजे में जब ये मुआहदा हुआ तो 190 मिलियन पाउंड, उस वक्त पाकिस्तान के 50 अरब, अब जो डिवेल्यूएशन है उससे भी ज़्यादा होंगे, तो 50 अरब रुपए के रकम से पाकिस्तान की रियासत को महरूम करना। फिर इसके मुआहदे को पढ़ें कि उसके अंदर ये भी लिखा है कि इस पे FBR को भी हिदायत की गई कि इस पे जो टैक्स है वो भी वसूल नहीं होगा। तो ये एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना वो एक डाका है। सही। तो अगर रियासत पाकिस्तान पर कोई बंदा 50 अरब का डाका मारता है और उसके नतीजे में उसको कोई जाती मफाद मिलते हैं, जैसा कि बाद में ये रिपोर्ट हुआ कि कोई 5 अरब रुपए की जमीन उनको मिली। ठीक है सोलंकी साहब, आपका जवाब जो है वो हाँ में आ चुका है, वक्त कम है इसलिए शनीला साहिबा आप इसका जवाब हाँ में देंगी या ना में देंगी? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि ये मामला नहीं और भी बहुत से मामला है जिन पे इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी। देखिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो क्राइम एजेंसी थी, इन्होंने जो 50 अरब रुपया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिया, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अमानत है हमारे पास, उनको आपने पार्लियामेंट, आपने कैबिनेट से पास कैसे करवाया? यानी कि वो एक बंद लिफाफा था जिसके अंदर वो फैसला किया गया था कि ये पैसे आपने मलिक रियाज को देने हैं, और पार्लियामेंट और कैबिनेट के अंदर मौजूद एक मिनिस्टर ने कहा भी कि ये आप हमसे कौन सी अप्रूवल ले रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले तो इसी के ऊपर इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए कि आप कैसे खुफिया चीजों को कैबिनेट के अंदर से पास करवा सकते। क्या पता आप उस वक्त कौन सी ऐसी चीज होती जो रियासत के लिए नुकसानदेह होते और आप सारे असूल बाईपास करवा के उसको पास करवा लेते और किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने कैबिनेट से क्या अप्रूव करवा लिया है। फिर जो उसके बारे में आया कि 5 अरब की कमीशन ली गई ये पैसे मलिक रियाज को देने के लिए। फिर आपकी अल कादर ट्रस्ट जो थी जिसके लिए आपने 400 एकड़ जमीन ली
जो उस ट्रस्ट की ट्रस्टी कौन है जी, बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी सहेली फरा गोगी साहिबा हैं। तो यानी कि ये रिश्वत भी आपने ली। फिर आपके सामने एक मुबैना ऑडियो स्कैंडल भी आया था जिसमें मलिक रियाज साहब की बेटी कह रही थी कि जी फरा गोगी साहिबा जो है 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही हैं क्योंकि उन्होंने किसी जमीन की अप्रूवल चाहिए कि अगर इमरान खान साहब से करवाना है तो उसके लिए ये रिश्वत मांगी गई है। तो मैं इस तरह तो बहुत से स्कैंडल है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगे, लेकिन ये चूंकि एक सामने आ गया, ये इंटरनेशनल स्कैंडल है, पाकिस्तान के अवाम के पैसों का हक मारा गया है और उसके लिए नवाजा गया है इमरान खान साहब को और उनकी बेगम को, और बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे सबके सामने आ गया और इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए उनको। और ये वो है वजीर आजम जिनको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लकब दिया हुआ है। तो ये इस सादिक और अमीन के कारनामे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुल के इस अवाम के सामने आ रहे हैं। ठीक है ताहिर साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। मैं तो एक शेर ये सुनाऊंगा कि दियारे मिस्र में देखा है हमने दौलत को, सितम ज़रीफ पे अंबर खरीद लेती है। तो सबसे पहले तो पीटीवी को सलाम है कि जो इस पे सेगमेंट कर रहा है, यानी बरतानिया के नशरियाती इदारों ने तो इस पर रिपोर्ट की है, लेकिन हमारा जो सेठ मीडिया है उसका मेरा ख्याल इतना बजट है आधे घंटे के गैर कानूनी सोसाइटियों के इश्तहार दिखाते हैं। तो सलाम है पीटीवी को कि जो इसकी सेठों की दौलत से मरूब नहीं हुआ। अब बात यह है कि रूहानियत के नाम पे यूनिवर्सिटी अगर इस पैसे से बन रही है तो रूहानियत वो उससे ज़्यादा वो शैतानियत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये पैसा जो था अवाम का पैसा था और इक़्तिदार जो होता है वो अल्लाह और अवाम की अमानत होती है। एक तरफ लंगर खाने चंदा खाने खोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये पैसा जो है सेठों को लौटाया जा रहा है। तो ये पैसा ऐसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी दिया जा सकता था, ये सेहत इंसाफ कार्ड में भी दिया जा सकता था। आज जो लोग राजनपुर में और बलोचिस्तान में बेयारो मददगार वहाँ उनकी लाशें तैर रही हैं, उनके जिस्म पे इस पैसे से कफन भी आ सकता था, लेकिन सेठ का पैसा सेठ को लौटाया जा रहा है और जो लौटाने वाले हैं वो उनका दावा भी पारसाई का है। तो किसी बस्ती में होगी सच की हुर्मत, यहाँ इंसाफ से कातिल बड़ा है। वाह, ठीक है इकरार साहब, आप इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारे, सब मेरे से पहले जितने दोस्तों ने बात की है और ख़ासकर मलक साहब का कुछ शेर, इसका जवाब मैं 2 बातों में दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये कैबिनेट डिसीजन था। अब जो फेडरल कैबिनेट है उनको चाहिए कि एक मीटिंग बुलाएं और इसी कैबिनेट अपना डिसीजन को रिव्यू करें और उस रिव्यू में ही सारी चीज़ें जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट भी हैं और वही जो कैबिनेट की अपना मीटिंग है और वो जो है वो उसके अरेस्ट ऑर्डर जारी कर सकती है कि अगर जो इसमें जितने ये टोटली ये फ्लाउट किया गया रूल्स एंड प्रोसीजर को, लेकिन ये इसको जल्दी कर देना चाहिए। बात ये है कि चाहिए होएगा होएगा होएगा, हम बहुत देर से सुन रहे हैं, खंजर पे कोई छींट ना कपड़े पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इमरान खान जो करना चाहता है कर चुका, जो करना चाहता है कर रहा है। कोई अभी तक उसका अरेस्ट ऑर्डर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी इदारे की तरफ से मैंने तो नहीं देखा अखबारों में। सही। तो बात तो ये है, एक कैबिनेट मीटिंग ही मारा है ये वाला केस, एक कैबिनेट मीटिंग, सिंपल। ठीक है, ठीक है आलम चौधरी साहब, बहुत सारे पहलू निकलते हैं और इसका लीगल पहलू क्या हो सकता है और दीगर पहलू क्या हो सकते हैं। अगर आप इस पर रोशनी डालना चाहें तो जरूर डालिएगा और आपका जवाब हाँ में है या ना में ये भी बताइएगा। आज तो हमारा प्रोग्राम जो है ना बाकायदा मुशायरा बन गया तो मैं मलक साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, बल्कि उसको दोहराऊंगा। सबसे पहले तो मैं पीटीवी इसको अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर आज बात करने का मौका दिया। देखिए मलक रियाज कौन है? मलक रियाज एक बिल्डर है, लेकिन हर हुकूमत के अंदर ये जो सियासी जमातें हैं कभी आपस में लड़ती हैं, कभी कोई इक़्तिदार में कभी कोई अपोजिशन, लेकिन मलक रियाज को हम पिछली कई दहाइयों से मुसलसल इक़्तिदार में देख रहे हैं। मलक रियाज कहीं ज़मीनें अलाट करवा रहा है, कहीं बरतानिया से पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि वो पैसे किन के हैं? वो पैसे गरीब लोगों के हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा करके मलक रियाज के हवाले की होती है, जिन्होंने स्कैंडल चल रहे हैं, किसी ने जेवर बेचा है, उन्होंने मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया, वो कौन रिकवर करवाएगा मलक रियाज से? बिल्कुल। देखें जी जी बोलिएगा। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं शरीला कि हम मुल्की खजाने को जरूर देखें कि मुल्की खजाने को किसने कितना नुकसान पहुंचाया, तो साबका वजीर आजम ने कितना नुकसान पहुंचाया, इसके ऊपर कुछ अगर आप रोशनी डालना चाहें तो जरूर डालिएगा।
देखिए साबका वजीर आजम के अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये मलक रियाज वाला केस आ जाता है। 50 अरब रुपया आपकी कौमी खजाने में आना था, वो नहीं आपको मिला। उसके अलावा आप ये देखें कि जो पंजाब के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही हैं वो किन के कहने पे होती रही हैं, और उसके जो थे पैसे जो थे वो रिश्वतें लेके आप अपना खजाना भरते रहे हैं, ये इमरान साहब और उनकी बेगम साहिबा। उसके अलावा आप ये देखिए जो हाउसिंग सोसाइटीज थी, मलक रियाज की हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपने कितनी जगहों पे उनको छूट दी होंगी और उनसे आपने रिश्वत ली होगी। वो पैसे जो थे, जो जुर्माने थे, वो भी कौमी खजाने के अंदर आने थे, आपने वहां पे भी उनको रियायत दी है। आपने BRT जो आपका स्कैंडल था उसके जरिए आपने कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया। आप पेट्रोल का स्कैंडल देख रहे हैं कि जिस वक्त दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस सबसे ज्यादा कम हो चुकी हुई थी, आपने पाकिस्तान में पेट्रोल कम किया, लेकिन आपके जो पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। तो आपने रातों रात 35 रुपए बढ़ा के कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया, इस अवाम को भी, और उसके जरिए आपने किनको वो मुराद दी होंगी। फिर आप ये देख लें कि जिस बंदे ने भी इमरान को नवाजा, आप के इलेक्ट्रिक वालों को देख लें, ये जो आरिफ नकवी थे जिन्होंने इनकी फॉरेन पार्टी को पैसे दिए हैं, इनके खिलाफ आप बशीर मेमन का आप सुन लें जो उनका इंटरव्यू था कि इमरान ने मुझे ठीक है, वक्त महदूद है और सबका जवाब भी आ गया है। प्रोग्राम बाखबर से मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।